जी रात के भगवान है जानवर खाने है। हाँ रात के भगवान है जानवर जानवर खानी है जानवर ननु है देख है तू है ना बारे रात में बगई नींद में उठ के आया तंगा समझाते हैं पेज अति कॉपी निकाल लेना जहाँ से लिखे के शुरू किया था तहाँ से शुरू से समझा दे एक बार। देखो बात किए थे इतिहास का किसका इतिहास देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है। देखो इतिहास के बात किए थे कभी के बात किए थे जब इतिहास हम पढ़ने चलते हैं तो इतिहास के 4 मौलिक प्रश्न उठते हैं। जब पढ़ेंगे तब ये बात कहेंगे 4 गो मौलिक प्रश्न उठता है कि इतिहास आखिर क्या है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि इसका लेखन किस प्रकार से हुआ है। तीसरा प्रश्न उठता है कि इसका काल विभाजन क्या है काल विभाजन कैसे हुआ है ना। और चौथा प्रश्न उठता है कि इसका आयाम या इसके पक्ष क्या क्या है। आयाम या पक्ष क्या है। पक्ष 2 प्रकार के हो सकते हैं सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष मतलब कि अच्छा वाला भाग और बुरा वाला भाग। तो सबसे पहला बात आता है कि इतिहास क्या है तो हम कहते हैं अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है ना। इस समक्ष पक्ष में क्या क्या आते हैं तो हम कहेंगे राजनीतिक पक्ष आएगा फिर सामाजिक पक्ष आएगा फिर धार्मिक पक्ष आएगा ना आर्थिक पक्ष आएगा ना फिर आपका सामाजिक पक्ष आएगा समझिए सांस्कृतिक पक्ष आएगा ना सांस्कृतिक पक्ष आएगा फिर आपका कितना 5 गो लगभग पक्ष आएगा ना 5 गो लिखे मान चलो ठीक है। राजनीतिक पक्ष सामाजिक पक्ष आर्थिक पक्ष धार्मिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष इन सभी पक्षों का जब हम अध्ययन करते हैं इसके आधार पर जो जानकारियां प्राप्त होती है वही इतिहास कहलाता है। दिक्कत परेशानी इतिहास का लेखन की बात करता है कि लेखन का कब किया गया ना तो कहता है इतिहास का सबसे पहले लेखन हेरोडोटस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा हेरोडोटस के द्वारा हेरोडोटस ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। हेरोडोटस यूनान का था कहाँ का था यूनानी था। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका क्या लिखी थी हिस्टोरिका लिखी थी। इसका काल बताया जाता है 500 BC में इसको लिखा गया है। कब लिखा गया है 500 BC में इसको लिखा गया है ना। वही बात करता है कि तो बात हो गया। अब वही बात आता है कि इस हेरोडोटस ने ना हकमनी साम्राज्य को दर्शाया। किसको दर्शाया है ईरान का बहुत फेमस साम्राज्य था हकमनी। ईरान का सबसे फेमस क्या था हकमनी साम्राज्य हकमनी साम्राज्य। इसका भी जिक्र अपने पुस्तक में किया है ना। हिस्टोरिका में जानकारी मिलती है किसकी आपकी हकमनी साम्राज्य की। हेरोडोटस ने हकमनी साम्राज्य का जो राजा था उस समय दारा प्रथम नाम था उसका ना। इसको डेरियस का भी नाम दिया जाता है ना। उसने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था भारत पर आक्रमण डेरियस के द्वारा ईरान के जो हकमनी साम्राज्य का दारा प्रथम था दारा प्रथम। इसका एक और नाम डेरियस था। क्या था ऐसा कहा जाता है कि डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण किया। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को किस क्षेत्र को उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीता है और जो है अपना हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया है। कौन प्रांत 20वां प्रांत मतलब 20वां राज्य घोषित किया हकमनी साम्राज्य का। कहा अभी ईरान में जहाँ मार हो रहा है तहाँ के राजा था वहाँ कब्जा हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान कब्जा हुई भारत के बॉर्डर पर पहुंच जाता है सोच रहा है ना। अब 20वां पर मतलब कि उस समय बलशाली था हकमनी साम्राज्य ना। तब ना भारत उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीत लिया ना। उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीतने के बाद इसको अपना 20वां प्रांत घोषित कर लिया 20वां राज्य बनाया ना। अब वही बात होती है इतिहास का पिता किसे हेरोडोटस को ही कहा जाता है आपका क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले मतलब ठीक ठाक इतिहास लिखना शुरू किया था। कहता है कि बहुत सारे इतिहासकार कथी कहते हैं कि भारतीयों की इतिहास लिखने की लेखन की जानकारी नहीं है। भारतीयों की इतिहास लेखन की जानकारी नहीं है भारतीयों को नहीं है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर कीथ जो है डॉक्टर कीथ जो है वो कहते हैं बल्कि भारतीयों को इतिहास लिखने नहीं बल्कि क्रमबद्ध लिखने आता
ना, मतलब ई बड़ाई करते हैं कि भारतीयों की इतिहास लिखने की कला है, लेकिन बाकी इतिहासकार कहता है कि भारतीयों को इतिहास लिखने की एग्जाम्पल में देखा जाए कि इतिहास भारतीयों को लिखने नहीं आया है तो रामायण कैसे लिखा है उतना सिस्टमेटिक ढंग से, हाँ, फिर महाभारत कैसे लिखा है ना, पुराण कैसे लिखा है, चारों वेद कैसे लिखा है, ज्ञान है तब ना लिखा है सिस्टमेटिक ढंग से, अगर ना रहता तो थोड़े लिखता। फिर क्या उपनिषद किस प्रकार से लिखा है, ज्ञान है तब ना, अगर नहीं रहता तब। फिर कह रहा है स्मृतियाँ कैसी लिखी है, ज्ञान है तब ना, अगर ना रहता तो थोड़ी लिख पाता, नहीं ना। अब कहता है कि सब तो बात हो गया, और इसके स्रोत के बात करता है कि अगर इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो इतिहास के पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उसे कहा जाता है जैसे कि अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, मन का हो गया, जो वस्तुएं स्तंभ हो गया, इसके द्वारा अगर इस सब के द्वारा हम अध्ययन इतिहास करेंगे तो क्या कराएगा, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जैसे कि हम किसी बुक के द्वारा, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत, उपनिषद, वेद, स्मृतियाँ, इसके आधार पर इतिहास का अगर हम अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा, साहित्यिक स्रोत। क्या कहलाएगा, साहित्यिक स्रोत। दिक्कत परेशानी है, बात समझ में आया या नहीं। अब आता है कि जो इतिहास है इसका काल विभाजन किस प्रकार से किया गया, समय का विभाजन कैसे किया गया है। समय का जो विभाजन किया गया है, काल का जो विभाजन है ना, उसको देखेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि काल के समय का विभाजन दिया गया है ना, जैसे कि समय का विभाजन आपको देखा जाता है, तो देखिए समय के विभाजन जैसे कि कैसे किया गया है, एगो बीसी कहा जाता है, एगो को एडी कहा जाता है, बिफोर द क्राइस्ट, और एनो डोमनी कहा जाता है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, ईसवी कहते हैं ईसवी, इसको कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे मान के चलते हैं कि जीरो, यहाँ जीरो लिए ना, और जीरो से नहीं बढ़ेगा तो 1 1 2 ऐसे बढ़ेगा, इधर चलेगा तो माइनस में चलता है, लेकिन हम 1 2 ऐसे लिखेंगे, हैं आज लिखेंगे ना बोल। तो जो जीरो है यहाँ पर ही किसका जन्म हुआ है, ईसा का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, ईसा मसीह का। किसका, ईसा मसीह का। ईसा मसीह के जन्म से ही हम वर्ष को गिनते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है कहाँ से गिनता है, ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह से जन्म से 1 साल हुआ था 1 वर्ष, 2 साल हुआ था 2 वर्ष। जब ईसा के जन्म से बाद आते हैं, ईसा के जन्म से बाद को अगर गिनते हैं तो क्या कहते हैं, ईसवी में ना, एनो डोमनी में। ईसा के जन्म से अगर पहले गिनते हैं तो ईसा पूर्व कहते, क्या कहते हैं, जैसे कि मान के रहिए अब 4 बार है कि 1 बार है, से बताओ कौन बार होगा, 1 होगा ना। कैसे ऐसे आएगा, ऐसे क्या, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, आप सीधा हो गया। आई बिफोर द क्राइस्ट है, आई एनो डोमनी, तो उल्टा देगा तो घबराना नहीं है ना। देखो बिफोर क्राइस्ट जो है ना, इसको तैसा पूर्व कहता है। एनो डोमनी है, एनो डोमनी की ईयर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, मतलब कि भगवान का जन्म, भगवान का जन्म का 1 वर्ष। एनो डोमनी के सी भी कहा जाता है, क्या कहता है, CE, कॉमन एरा का कहता है, कॉमन एरा। क्या कहता है, कॉमन एरा। कॉमन एरा कहता है। अब बात करता है इतिहास के पक्ष, इतिहास के हम बताएं कि कितने पक्ष है, 2 पक्ष है। कितने पक्ष है, 2 पक्ष। इतिहास के कितने पक्ष, 2 पक्ष, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। और नकारात्मक। अच्छा बताओ, इतिहास के जो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष में क्या क्या आएगा। जैसे कि भारत, सकारात्मक पक्ष में क्या देखेंगे, कहेंगे भारत की संस्कृति थी गौरवमयी थी ना, भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं भी। तो भारत के योग के क्षेत्र में भारत का योगदान है। योग कथी के क्षेत्र में, योग समझता है रामदेव बाबा के ना,
योग पूरा विश्व करता है आज के डेट में। ये आज नया पर नहीं है, ये बहुत पुरान चीज है योग ना। तो इस सकारात्मक पक्ष है इतिहास का कि योग दे के गया हमको है। उसी प्रकार से बात करता है दर्शन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? दर्शन के फिलोसफी के क्षेत्र में ना, दर्शन के क्षेत्र में भी भारत का योगदान अभूतपूर्व रहा है। उसी प्रकार कहता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। उसी प्रकार कहता है गणित के क्षेत्र में जीरो के खोज हुआ। हाँ? आज हुआ था कि बहुत साल पहले हुआ था। तो ये सब सकारात्मक प्रभाव हुए। क्या हुए? सकारात्मक प्रभाव। और नकारात्मक प्रभाव को अंधकारमय प्रभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकारमय प्रभाव। अंधकारमय प्रभाव भी कहा जाता है। अंधकारमय प्रभाव पर क्या था? वर्ण व्यवस्था। क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी कि उस समय समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था ना। उसी प्रकार से बाल विवाह था। बाल विवाह समझता है क्या होता है? हाँ, छोटी चीजों में बियाह कर देता है। 10 से 12 साल में, 9 साल में बियाह कर देता है और बाद में गौना होता है। बुझाया? तो उसी को आता है बाल विवाह। तब अच्छा बात है कि खराब बात? ऐसा नहीं है कि पहले लगे बियाह कर दे, खाए कहाँ से, किया कहाँ से ना। अच्छा चलो, तब बाल विवाह भी उस समय गलत था ना। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी गलत थी ना। फिर कहा कि पर्दा प्रथा था। क्या था? पर्दा प्रथा में क्या था? जैसे कि तोनी देखा है, जोधा अकबर देखा है ना। तो में जो महामन का वो उज्जर अति जब चलेगी नु तो मच्छरदानी टाइप के अति सब जो औरत सब रहेगी सेविका, वो चारों तरफ से कपड़ा से घेर ले चलेगी। देखा गौर से? उज्जर कपड़ा से देखा गौर से। तो वो पर्दा प्रथा मतलब कि उसको, मतलब कि वो जो औरत उसको कोई मर्द देखे ना, ये लगे उसे कहा जाता है। चारों बगल से घेर के चलता है तो पर्दा प्रथा मतलब कि ज्यादा ही छुप के चल रहा है। बुझा? अभी तक पर्दा प्रथा मतलब कि घूंघट ना टांग पूरा ऐसे करता है, चाहे बुरका पूरा पहनता है, वो हो गया पर्दा प्रथा। लेकिन पहले तो और ज्यादा, वो तो सब पेन में रहता है, चारों बगल से घेर के चलता है, कौन देखे ना। पूरा ऐसे मच्छरदानी लेकर, मतलब कपड़ा पूरा चारों बगल से इस बीच में खड़ा और चारों बगल से चारों आदमी धो के कपड़ा आले चला। अभी तक कौन झाँकने वाला नहीं जान टकरा देगा। वही हो सकता है कि ले जाके मारेगा खमा में जोर से बस। दुश्मनी होगा तभी तो वो महामनगा है, उसे चलती है देखने। वो खचर महामन का कचरो है, दिमाग लगा थी ज्यादा, लेकिन फिर भी पर्दा को दिखाया गया है। फिर सती प्रथा भी, अरे सती प्रथा भी तो अच्छा बात है कि खराब बात है? सती प्रथा में होता क्या था? तो सती प्रथा में जब पति मर जाता था ना, तब पति के चिता पर जिंदा पत्नी को जलना पड़ता। और न अगर जलता था, भागने का प्रयास कर, तो जबरदस्ती भाला तलवार के नोक पर जलाता कि जल तू। ऐसा खाता ना था। इतिहास अच्छो है खराब है, तड़का खराब है, बताओ आप। भागने का प्रयास करता, चारों बगल से उसको भाला लेके घेर देता कि तू जाएगा, अब कहाँ बोल। जलना पड़ता था मजबूरी में ना, चाहता थोड़ा एक गुण हम जल जाए कोई नहीं। लेकिन हुए पत्नी मरेगा तो पति नहीं जलता था। बात गलत है कि पत्नी अगर मर गया तो पत्नी मर गया तो दूसर बिया मुझे है। तो ये सब जो है इसके कहती है अंधकार में नकारात्मक पक्ष है ना। फिर करता है कि अंधविश्वास और कुरीतियां भी थी। अंधविश्वास क्या था? अंधविश्वास और कुरीतियां ना। अब अंधविश्वास क्या था कि लोग मतलब कि ओझा पर, अलग अलग चीजों पर ना व्यवहार करता था, मानता था। अब ये तनका अंधविश्वास है ना। तो ये सब इसके आयाम और पक्ष रहे हैं। बात समझ गया? हाँ, तो इतिहास के विशिष्ट जानकारी प्राप्त हुई। अरे बोले तो न रहो। अब हम इतिहास के 3 भागों को देखेंगे। कितने भागों को? 3 भागों। जो आप देख चुके हैं पहले ही से ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन? प्रागैतिहासिक। कौन? प्रागैतिहासिक काल
और नंबर 2 कहता है कि आदि ऐतिहासिक काल। क्या कहता है? आदि ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 बात करता है ऐतिहासिक काल। क्या कहता है? ऐतिहासिक काल। देखिए गौर से सुनना, याद तो यही बढ़िया। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसका अध्ययन हम पुरातत्व के आधार पर करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? किसके आधार? पुरातत्व के आधार पर ना, पुरातत्व के आधार पर हम करते हैं, चाहे पुरातात्विक आधार पर हम करते हैं। मतलब कि पुरातात्विक है कि इसमें लिखा हुआ साक्ष्य कुछ नहीं है, इसको जो खुदाई में मिल रहा है उसी के आधार पर इसका इतिहास लिखा गया। बात समझा? है? अगर वही बात किया जाए कि अगर आदि ऐतिहासिक काल का, तो इसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, लिखित है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए कि क्या आखिर लिखा गया है ना, पढ़ा नहीं गया है ना। समझ में आया या नहीं? उसी प्रकार से बात करता है कि आदि ऐतिहासिक जो काल है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में ना। एक आता है सिंधु घाटी सभ्यता, एक आता है वैदिक सभ्यता। क्या देता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या आता है? वैदिक सभ्यता। और आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और जो ऐतिहासिक काल है इसमें तो हमको लिखित भी साक्ष्य, देखो इसको पुरातात्विक साक्ष्य भी तो मिलेगा ना, और साहित्यिक भी मिलेगा, ठीक, और विदेशी साक्ष्य भी मिलेगा। विदेशी साक्ष्य भी अगर मिलेगा, मतलब कि इसको अब इसका बात करता है। देखिए बड़े का लिखिएगा ना, लिख लिया है पहले सब। पराग ऐतिहासिक काल में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, इसी के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। और वही बात आता है कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, लेकिन लिखित साक्ष्य ऐसा मिलेगा जिसको हम पढ़ नहीं पाए। उसमें आएगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब बात करता है ऐतिहासिक काल के। ऐतिहासिक काल में तीनों अध्ययन के साक्ष्य मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेगा, और विदेशी स्रोत भी मिलेंगे। गाड़ी ठीक से रखा अपना। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल में जब हम अध्ययन कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, तो इसी को हम पाषाण काल कहते हैं। इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। पाषाण काल। क्या कहता है? पाषाण काल। आखिर इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस समय पत्थर के चीजों का यूज हुआ करता था। उपयोग सबसे ज्यादा किसका था? पत्थर के चीजों का उपयोग था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पाषाण का। यहाँ पर सबसे ज्यादा पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया। अगर बात की जाए कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, क्या भागों में बांटे थे? 3 भागों में। कहता है कि पूरा पाषाण काल। क्या कहता है? पूरा पाषाण काल ना। दूसरा कहता है कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा कहता है कि नव पाषाण काल। क्या कहता है? नव पाषाण काल। अब इसका समय देखा जाए तो पूरा पाषाण काल का जो समय है, पूरा पाषाण काल का जो समय 5 लाख से लेके 50,000 BC तक है। कितना है? 5 लाख से लेकर 50,000। 5 लाख से 50,000 BC तक है। मध्य पाषाण की अगर बात किया जाए तो 10,000 से लेकर 6,000 BC तक। 10,000 से 6,000 BC तक। पूरा पाषाण का 5 लाख से लेके 10,000 तक। 5 लाख BC से लेके 10,000 BC। बुझाया? जोर से बोलना। मध्य पाषाण काल में अगर वही देखा जाए तो 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक। 10,000 से कब? 6,000 BC तक। 10,000 BC से 6,000 BC तक। वही बात किया जाए कि नव पाषाण काल का विभाजन ये समय देखा जाए 6,000 से 2,500। 6,000 से 2,500 ना। समझ में आया? दिक्कत परेशानी आए? समय को देख लिए आए?
देखा रही नहीं देखो ये तो बात समझ गया ये भी समझ गया ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत में आखिर क्या क्या आएगा था इसको एक बार फिर से देखते हैं आखिर पुरातात्विक स्रोत में आ क्या क्या जा सकता है तो सबसे पहला बात करता है कि अभिलेख आएगा क्या आएगा अभिलेख आ जाएगी दूसरा बात करता है कि सिक्के आ जाएंगे क्या आएंगे अगर कोनो बात छुटला होगा ना तो लिख लेना मेदभांड आ जाएंगे क्या होंगे मेदभांड आ जाएंगे फिर आपके क्या आ जाएंगे भवन आ जाएंगे क्या आएंगे फिर आपके चित्रकला आएंगे चित्र कला आएंगे फिर मूर्ति कला आएंगे क्या आएंगे मूर्ति कला आएंगे स्तंभ भी आएंगे ना अब बात किया जाए कि तो हो गया अब इसी का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है जो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है मुद्रा शास्त्र इपिग्राफी कहते हैं इपिग्राफी कहते हैं मुद्रा शास्त्र का अध्ययन बात समझा या नहीं समझा समझ गया अब बात किया जाए कि जो ऐतिहासिक काल है ये तो बात समझे कि इसको पुरातात्विक आधार पर साहित्यिक आधार पर विदेशी आधार पर इसका विभाजन करेंगे ना ये तो बात होगी आपका तो ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण जो ऐतिहासिक काल है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया ऐतिहासिक काल का अगर वर्गीकरण देखे भारत में तो कहेंगे भारत का भारतीय इतिहास जो भारतीय इतिहास को हम बांटेंगे तो 3 काल खंडों में उसी को बांटेंगे मतलब ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है ऐतिहासिक काल जो सेकंड वाला देखे हैं उसको ना ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटे हैं सबसे पहला वर्ग था प्राचीन काल क्या था प्राचीन काल दूसरा था मध्यकाल क्या था मध्यकाल तीसरा क्या था आधुनिक काल आधुनिक काल समय बोलेगा समय बोलो था कि कब से कब तक 712 BC एडी तक ना 712 एडी तक अब वही मध्यकाल के बाद क्या जाता 712 से लेकर एडी से लेकर 1757 एडी तक देखा गया है इसका 1757 एडी से लेके 1947 एडी तक याद हो गया ये वाला प्राचीन वाला बोलो तो 600 से लेके 712 बीसी से ना 600 बीसी से लेके 712 एडी तक अब मध्यकाल का 712 एडी से लेके 1757 एडी तक आधुनिक का 1757 एडी से लेकर 1947 एडी तक 1947 से लेके आज तक वर्तमान चल रहा है आज तक अभी तक ना ये बात समझ में आया या नहीं आया आया नु आखिर इसका विभाजन किस आधार पर किया गया कहेंगे कि जो समाज में या जो इतिहास में परिवर्तन हुआ है ना कुछ परिवर्तन के आधार पर इसको बांटा गया है कहते हैं बाबा कुछ परिवर्तन के आधार पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं तो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन धार्मिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर हम इसको बांटते हैं दिक्कत परेशानी आए अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता क्या आती है सिंधु घाटी ये मिटा दे ना इतना बात हो गया ओवरव्यू अब हम एक एक करके चलते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ना सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली है देखे हैं हम लोग कल हाँ कौन कौन देश बोलेगा एक बार बोलो था देख के बोलता है याद नहीं है कहाँ देखेंगे बोलना था भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान में भी आप बात आती देखो हम ना 14 पक्ष इसमें अध्ययन करेंगे 14 पक्ष को देखेंगे ना
कौन कौन होगा पहले एक बार सुनो। पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, फिर इसका काल विभाजन, फिर इसका नामकरण, फिर कराएंगे समकालीन सभ्यताएं, फिर इसका संस्थापक, फिर सभ्यता का विस्तार, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था, नगर योजना, विशेषताएं और पतन के कारण ना। बस ही खत्म हो जाएगा ना, 10-12 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा इसको ना। तो इतना आप लिख चुके हैं जितना बात बोले हैं। तो सबसे पहले बात आती है खोज। क्या आती है? खोज। कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है, किसने की है, काहे किया है ना। कहता है कि सबसे पहले 1826 में। कब? 1826 में। चार्ल्स मेसन नाम है का? क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन यही सबसे पहले बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कदी हंस रहा है? मीसा नहीं बोल रहा है। मीस बोल दे ना मीस से बोल दे डायरेक्ट मीस के साथ गौर से। तो सबसे पहले कौन बताया था? 1826 में चार्ल्स मेसन जानकारी दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज हो सकती है। अब आता है कि इतिहास का जो कनिंगम था ना 1853 में। कब? 1853 में। कब? नाम है कनिंघम। नाम कथी है? कनिंघम। कनिंघम। कनिंघम ने प्राचीन सभ्यता के स्रोत चाहे इसके अवशेष होने का अंदाज लगाया, कहा कि पाकिस्तान में हो सकता है। अब यही बात है कि 1856 मतलब 1853 था, 1856। 1856 में जब रेलवे का काम चल रहा था। किसका काम? रेलवे का काम चल रहा था। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची। लाहौर से कराची तक। लाहौर लिखा दिए, लाहौर। लाहौर से कराची। ठीक लिखे रे? नहीं लिखे ठीक। कराची ना। लाहौर से कराची तक जब कार्य चल रहा था ना, कार्य क्या रहा था? ट्रेन बनाने का काम चल रहा था, पटरी। तो उसके खुदाई में दिखा ईंट बहुत सारा ना। तो इससे अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुई। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए इसका जो खुदाई हुआ है, इसका जानकारी मिला है 1921 में मिला है। कब मिला है? 1921 में। इसका खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की है, इसकी जानकारी प्रॉपर दी है। किसके नेतृत्व में करे थे? जॉन मार्शल के। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले इन्होंने 1921 में खुदाई किया था। कि कहाँ का खुदाई किया था? हड़प्पा सभ्यता। जो खुदाई हुआ था उसमें से हड़प्पा निकला था। क्या निकला था? हड़प्पा खोज हुआ था। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। काहे कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई में मिला है तो हड़प्पा सभ्यता ही। हड़प्पा जगह है, वहाँ पर खुदाई हुआ तो मिला हड़प्पा। नहीं लगी नामों क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। कभी नाम पड़ गया ना। इसका 3 नाम हम देखे थे। काले नाम दिख रहे थे ना? क्या को नाम देखे थे? 3 वो नाम। अब फिर एक और शहर का खोज हुआ, विशेष शहर है 1922 में। कब हुआ है? 1922 में। जिसका नाम मोहनजोदड़ो। नाम क्या है? मोहनजोदड़ो ना। मोहनजोदड़ो खोज किया है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने किया। राखल दास बनर्जी ने किया है। मोहनजोदड़ो का है मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता, मतलब कि मरा हुआ ढेर न टीला। करा की माउंट ऑफ डेड बॉडीज ना। बुझाया कि मार मार के एक लग इकट्ठा कर दिया आदमी पहाड़ बन गया। बुझाया तो मृतकों का टीला इसका मोहनजोदड़ो। यहाँ पर कहीं हुआ होगा बहुत की मृत्यु है, लेकिन पता नहीं। अब आ जाती है मोहनजोदड़ो। तो आप देखो 1980 में। कब? 1980 में। विश्व विरासत में ना इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को ने 1980 में मोहनजोदड़ो को विश्व विरासत में शामिल किया। विश्व विरासत
घोषित किया जाता है जो फेमस शहर होता है, जिसकी संस्कृति सभ्यता उन्नत होती है ना, व्यवस्थाएं अच्छी होती है, उसको संरक्षण करने के लिए यूनेस्को घोषित करता है कि इसको संरक्षण किया जाए। जैसे कि यूनेस्को घोषित करेगा तो इस पर कोई जल्दी हमला न करेगा ना, लेकिन बदमाशी रहेगा तो कुछ कर सकता है ना। अब कहेंगे कि ना मारना, मार देगा तो कथी करे भाई, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माना रहता है कि अगर नहीं मारना। ताजमहल है तो ताजमहल पर यूनेस्को में घोषित, तो पर थोड़े जल्दी आक्रमण कोई कर सकता है ना, जब पगला जाएगा तो कहिए देगा। अब पगला कैसे जाएगा ना, होगा सुधारने के बहुत उपाय है। अभी तो बात समझ लिए। अब इसमें कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता का कितना बात लिखे हैं आप जी? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन। समय देखेंगे, देखो गौर से समय। काल विभाजन, अगर काल विभाजन देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता क्या देखा जाए? काल विभाजन। काल विभाजन देखा जाए तो इसको 3 काल खंडों में बांटा गया। कितना काल खंडों में? 3 काल खंडों में, 3 समय में बांटा गया है ना। इसको एगो कहता है पूर्व हड़प्पा काल, कभी कहता है पूर्व हड़प्पा काल। हड़प्पा काल, इसका समय बोलेगा 3500 BC से लेकर 2500 BC तक। फिर इसका बीच वाला का हड़प्पा काल। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल कब से? 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल, क्या कहता है? उत्तर हड़प्पा काल। हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल को कब से? 1750 BC से लेके 1200 BC तक। 1200 BC सर तक। जी, हाँ, पूर्व गलत है कथी लिख दिए? जी, पापा लिखिए। ऐसे लिखिए, अब सही है। देखो तो पूर्व हड़प्पा काल, हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। दिक्कत नहीं 3500 से 2500, 2500 से 1750 और 1750 से 1250 ना। तो हड़प्पा काल का जो समय है बेसिकली माना जाता है ऑथेंटिक रूप से 2500 BC से 1750 BC। हड़प्पा काल का समय कब से कब तक? 1750 BC माना जाता है। अब बताता है इसके स्थापना क्या दी है? स्थापना। स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्थापना में बात करता है तो बोले थे 4 प्रजातियां जो है, 4 प्रजातियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 4 प्रजातियां के द्वारा। चारों प्रजातियों का नाम एक बार बोलेगा। भूमध्य सागरीय, नाम का दिया है भूमध्य सागरीय। फिर कथी कहता? ऑस्ट्रेलियाई। कथी कहता है? ऑस्ट्रेलियाई। ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड का देख, लॉइड लिख लिए। फिर कहता है मंगोलॉइड। कथी कहता है? मंगोलॉइड। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि अल्पाइन। क्या कहता है? अल्पाइन। अल्पाइन। क्या कहता है? अल्पाइन ना। अगर माना जाए सबसे ऑथेंटिक रूप से अगर माना जाए कि इसकी स्थापना ज्यादातर इतिहासकार कहता है कि भूमध्य सागरीय जो द्रविड़ था, द्रविड़ कथी नाम है? द्रविड़। द्रविड़ों के द्वारा इसकी स्थापना की गई है ना। समझ में आया या नहीं? अगर नामाकरण के बात किया जाए कि इसका काय गो नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता का नामाकरण। नामाकरण की अगर बात किया जाए तो 3 नाम देखने को मिलता है। एगो मिलता है मेलुआ। क्या मिलता है? मेलुआ। मेलुआ मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ की सभ्यता कही गई है। दिक्कत। उसी प्रकार से एक और इसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। एगो तो नाम है उसका सिंधु घाटी सभ्यता ना। चलो, क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुआ की सभ्यता। 3 गो नाम इसका फेमस है। अब कहता है इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो समकालीन जो सभ्यताएं है उसको देखेंगे। तो काले दिखाए थे सबसे प्राचीन जो समकालीन सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कैसी की सभ्यता थी? मेसोपोटामिया।
पोटामिया की मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे, किसके किनारे है? दजला और फरात, दजला और फरात नदी के किनारे है। अब कहता है कि 2 नंबर में मिस्र की सभ्यता, किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यताएं हैं वो नील नदी पर, कौन नदी पर? नील नदी पर। कौन नदी पर? नील नदी पर। 3 नंबर जो सभ्यता है चीन की सभ्यता, किसके नाम है? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो है हवांग हो नदी पर, हवांग हो नदी पर स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दिक्कत परेशानी आए नहीं ना। वर्तमान के ईरान क्षेत्र में इस सभ्यता को देखा जाता है ना, मतलब कि आज के जो ईरान है वहीं पर यह पहले था। क्या था? पहले था। अब बताए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कहाँ का विस्तार हुआ है? विस्तार देखो और से विस्तार की बात किया जाए, कहता है कि इसका विस्तार जो हुआ है, कहता है कि विस्तार इसका भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी। अब पाकिस्तान के कौन कौन जिला है, राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में भी है। अब बात करें जम्मू कश्मीर में मांडा है, क्या है? क्षेत्र का नाम बता रहा है। पंजाब में रोपर है, क्या है? रोपर। और हरियाणा में है राखी गढ़ी और बनवाली, क्या है? राखी गढ़ी और बनवाली। हरियाणा में देख लिए। राजस्थान में काली बंगा है, क्या है? काली बंगा का अर्थ है कि ये मिट्टी की चूड़ी, मिट्टी की चूड़ी कैसे होता होगा? अरे बाप रे, लोग नहीं पूछ जाते। बताओ मिट्टी के हाथी में खाना में खस्सी के मीट बनाए खा लेता है तब फूट भी नहीं करता, वो तो खाली पीने वाला बात है। बताओ ना, पका रहता नहीं फूटता है। फिर कहा उत्तर प्रदेश के हुलास और आलमगीरपुर से भी इसकी साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ना। फिर कहता है कि गुजरात के लोथल से, सुरकोटदा से, धौलावीरा से, रंगपुर से इसके क्षेत्र मिले हैं। फिर महाराष्ट्र के दैमाबाद पाकिस्तान में कहाँ से मिला है? तब पाकिस्तान में ही हड़प्पा है। आज के डेट में हड़प्पा कहाँ है? फिर मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चंद्रपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। कोटजी कहाँ है? पाकिस्तान में। आमरी कहाँ है? पाकिस्तान में ना। अफगानिस्तान में 2 है, मुंडी गांख है और सोत घोई है। कितना है? सोत घोई और मुंडी ना, इसके क्षेत्र मिले। और विस्तार के बाद देखा जाए कि भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो हम देखे थे उत्तर में मांडा था। क्या था? मांडा जो है आपका कहाँ है? चेनाब नदी किनारे है। किस नदी किनारे? देखो तोरे पर आ रहे हैं, एग्नी ना बढ़ा रहे हैं। एग्नी के तो हल्का हल्का बात है, इतना डिटेल ना है। देखो से कहाँ है? मांडा। उत्तर में क्या है? मांडा। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ है? प्रवरा नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूरब के बात किया जाए तो आलमगीरपुर जो है आपका हिंडस नदी किनारे। किस नदी किनारे है? हिंडस नदी किनारे है। हिंडस नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? फिर बात करता है कि पश्चिम में सुटका गेंडोर है। क्या है? सुटका गेंडोर कहाँ है? दशक नदी किनारे। कहाँ है? दशक नदी के किनारे। तो देख रहा है चारों जो एरिया है सब नदी के किनारे है कि नहीं है? ये कहा जाता है सभ्यता जो बसेगी हर नदी किनारे ही बसेगी। बिना नदी नहीं होगा तो सभ्यता भी नहीं बसे ना। लगी जहाँ जहाँ बसा है चारों तरफ पानी को लेके बसा हुआ है ना। मैं पानी काहे होना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज मानो करेगा तब पानी के साथ। पहले थोड़े था कि मोटर था कि टिप बटन आप पानी बिक दिया था, कल थोड़े था चापा का चला रहा निकल रहा। नदी किनारे सहारा ना कि अगर पानी पीना है तो नदी में से, खाना बनाना, नहाना धोना है, कपड़ा खींचना है, सारा काम, आग लग गया पानी पीना है, खेत में पटाना, सब पानी चाहिए ना। ये लगी लोग बसबे करते तो ही ना। अब ढोढो को लाता बताओ खेत अगर 2 बीघा पटाना है, ले मटके पटाता तब मजा आ जाता।
जी कहता है तुझे बताइए उसे खेतवा कहियो हमरा करता कहियो हाल नहीं होता ओकरा में 50 साल हो जाता है हाँ 50 साल तोरे से पटवा तो तोरे से एक और डेग में पटाएगा देगर से। अब आती है इसकी सामाजिक व्यवस्था कती आती है सामाजिक व्यवस्था इसकी सामाजिक व्यवस्था छह वर्गों में बटी थी। कै वर्गों में 6 वर्गों में बटी थी। पुरोहित वर्ग था सबसे पहला पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग कौन योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक वर्ग और चौथा किसान वर्ग कौन किसान वर्ग, फिर कुम्हार वर्ग और छठा श्रमिक वर्ग कौन फिर से एक बार बोलेगा पुरोहित योद्धा व्यापारी किसान कुम्हार और श्रमिक। 6 वर्गों में बटा था समाज ना। 6 वर्ग फेमस थे, 6 वर्ग काम कर रहे थे। अब एगो बात आता है कि यह समाज का विभाजन कर्म के आधार पर था। उस समय कथी के आधार पर था कर्म के आधार पर था। जति काम करिएगा तति कहला ये क्या ना कुम्हार है मिट्टी बना रहा है। अच्छा बताओ कुम्हार ज्यादा फेमस का है आज दिन में फेमस कहाँ है कुम्हार आज का सोनार फेमस है ना बनिया फेमस है काम के आधार पर। अब बाकी होता है कोनो लेकिन उस समय कुम्हार का फेमस था कि सारा बर्तन हर एक रुपया तक मिट्टी के बनता था। तब बताओ टेराकोटा का तो पैसा कुम्हारे ना बनाएगा तब फेमस नहीं रहेगा। बताओ पैसा बनाने वाला फेमस ना रहेगा तो कौन रहेगा कुम्हार अमीर होगा। अरे जब मन के तब छाप देता होगा ना ऐसा नहीं था। चल अब बात करते हैं मनोरंजन के साधन क्या थे। मनोरंजन के साधन बोलो कथी कथी था। जुआ खेलना जुआ खेलता था खेलने आता है तू बोल देख रहा है जो खेले तो हो गो रहा है आता है सब कहता है अरे हेलो बनाओ ही बारा बैठल बनाओ कैसा की ओ लड़का सो कर बनाओ ना निकाल के मत आ कहाँ बहिंगे अरण्या हाँ नहीं आती ट्यूशन छोड़ दी कहाँ जाइए कथी कही था तो तू कहाँ लाती है हाय बहनिया न आवल तो पापा कहाँ तू हाँ जल्दी बोल घरे है फोन कर जाइए तो कहे शादी फोन करेगा तू ना देखो से मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। जुआ खेलता था शतरंज खेलता था डांस करता था ना शिकार खेलता था और पशु की लड़ाई देखता था। ये मनोरंजन के साधन थे। ओकरे एलईडी टीवी नहीं था कि ओ जेठालाल देखे लगा वो ऐसा बात नहीं था ना। अब बात आती है कि इस समाज जो था मातृसत्तात्मक थी ना मतलब कि उस समय औरतों की बहुत इज्जत किया जाता था और मातृसत्तात्मक समाज। बात करता है लिपि इसकी कैसी थी तो लिपि की बात करा जाए तो भाव चित्रात्मक था। कैसी था भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में लगभग 250 से लेकर 400 प्रतीक थे। कितना प्रतीक प्रतीक थे चिन्ह थे ना। बुझाया या नहीं बुझाया अब पता अंतिम संस्कार की विधि अंतिम संस्कार की तो 3 प्रकार के अंतिम संस्कार की विधि थी। अंतिम संस्कार एगो था समाधिकरण इसको पूर्ण समाधिकरण कहा था ना। पूर्ण समाधिकरण एगो था आंशिक समाधिकरण आंशिक समाधिकरण। तीसरा क्या था 100 को जलाना 100 को मतलब कि समय जो व्यवस्थाएं थी 3 प्रकार की थी। पूर्ण समाधिकरण में आदमी को मर गया था खड़े दफना दिया जाता लेकिन आंशिक समाधिकरण पहले उसको फेंक दिया जाता था जंगल में। जब उसको चेल शेर कुछ खा लेता था खत्म हो जाता सड़ गल जाता था तो उसका अवशेष को बचा के फिर दफनाया जाता था ना। हड्डी कुकुरा के ना खा जाएगा
वही तो बताओ। फिर 100 जलाना, जिसे कि उसके बाद तीसरा है कि 100 को प्रॉपर जला देता चाटी का नहीं शांति से जला देता था ना। तो 3 प्रकार से दाह संस्कार की व्यवस्था थी ना। राजनीतिक व्यवस्था, तो ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था पुरोहितों पर आधारित थी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित थी। डीडी कोशाम्बी और पिगट कहता है कि पुरोहित पर आधारित थी। रामशरण शर्मा कहते हैं कि व्यापारिक लोग पर बहता। मैके कहता था प्रतिनिधि शासक था, और हंटर कहता जनतात्मक शासन व्यवस्था ना। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि पुरोहित का ही शासन था। किसका शासन था? ना। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी 2 राजधानियां। कितना राजधानी है? 2 राजधानियां देखने को मिलता है। एगो पहला राजधानी जो मोहनजोदड़ो था तवन है। दूसरा राजधानी हड़प्पा है। क्या है? एगो मोहनजोदड़ो है, एगो हड़प्पा। 2 राजधानी। क्या राजधानी है? 2 राजधानियां है। अब बात करता है इसकी आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी। आर्थिक व्यवस्था देखे तो कृषि पर था। आर्थिक व्यवस्था कैसे था? कृषि पर। व्यवस्था कृषि पर। क्या पर? कृषि पर। दूसरा व्यापार पर। फिर पशुपालन पर। लास्ट में ना पशुपालन लिखा है। कृषि में क्या क्या उपजाया था? जौ, गेहूं, चावल, कपास, तरबूज, नील, सरसों, ज्वार, मटर इत्यादि। ये सब चीज उपजाता था। बट उस समय मटर होता था। हाँ, अभी है साजी। अभी तक अथी नहीं है सेतु का। अभी आदमियों है, पहले जानवर था। देख, फेन का था कि व्यापार करता था, पशुपालन करता था। दिक्कत परेशानी है। अच्छा, व्यापार ना 2 प्रकार से होता है। इंटरनल ट्रेड होता है और जो है एक्सटर्नल ट्रेड होता है। मतलब कि आंतरिक व्यापार होता है और बाह्य व्यापार होता है। सुनेगा, ये कथी लिख ले बड़ी, कथी लिख ले, छोड़ दिया, कथी लिख के छूट गया था गाय में, तब लिख लेना। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार में बात किया जाता है, जो बाह्य व्यापार हुआ करता था वो अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ और ईरान के साथ। किस किस के साथ है? अफगानिस्तान के साथ, इराक और ईरान के साथ। 3 देशों के साथ हुआ करता था। अब कहता है कि आंतरिक व्यापार तो अपने में होगा, तो किस किस राज्य से हुआ करता था से देखना है। राजस्थान से, गुजरात से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से और सिंध प्रांत से ना। इतना से आंतरिक व्यापार अपने अंदर ही व्यापार होता था। व्यापार क्या क्या करा था? निर्यात। खरीदता क्या था उस समय? नील, सीसा, कपास, ऊन, बर्तन ना। सॉरी, निर्यात मतलब बेचता क्या था? बेचता। आयात मतलब खरीदता क्या था? तो इतना सीसा, नील, कपास, ऊन, बर्तन बेचा करता था उस समय ना। खरीदता था क्या? टीन, चांदी, सीसा, सोना, लजबर्ग, तांबा, ये सब खरीदता ना। दिक्कत परेशानी आए पूछो नहीं है। अब जो बात आती है ना, इसका 2 व्यापारिक केंद्र था। व्यापार कर रहा था, व्यापारिक दुकान, मतलब कि फेमस जगह भी तो होगा ना। आता बिहार में सबसे ज्यादा फेमस जगह कहाँ है जहाँ सामान बहुत बिकेगा? बताओ, व्यापार कहाँ ज्यादा होता होगा? बिजनेस कहाँ होता है बताओ? जहाँ राजधानी होगा तहाँ होगा, कौन नहीं दिखती? अरे पटना में है सबसे ज्यादा। बस ये तो कॉमन सेंस है। कौन सेंस है? कॉमन सेंस। लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था। करा एक दिलमून नाम है, जिसका नाम आज के दिन में बहरीन है। कथी है? बहरीन। फिर मकरान आज के दिन में नाम है। मकरान पहले था, आज में बलूचिस्तान नाम है। मकरान नाम था पहले। मकरान के टाइल्स भी आता। हाँ, मार्बल बड़का बड़का मकरान। संगमरमर आता है मकरान से, मूर्ति बनता है उससे। हाँ, मकरान से।
अब कहता है बात करते तो व्यापार केंद्र थे, पशुपालन में क्या क्या पड़ता था, तो ऊंट, सुअर, भैंस, गाय, बिल्ली, भेड़, हाथी, कुबा वाला भैंस, सॉरी बैल, इतना चीज को पालने का काम करता था पशुपालन में। आधा काट खाता था का ना आए नहीं ना। अब बात करता है यहाँ पर न घोड़ा मिला है न शेर मिला है, दो चीज यहाँ पर मिलने की आशंका बहुत कम है कि यहाँ से मिला होगा या नहीं। अब कहता है कि आप इसकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो पीपल के पेड़ की पूजा करता था ना, दूसरा में मातृ देवी की पूजा करता था, तीसरा में कुबा वाला बैल का पूजा करता था, शिवलिंग की पूजा करता था, पशुपति शिव की पूजा करता था, लिंग और योनि की पूजा करता दिक्कत नहीं ना। ईश्वर की अवधारणा उस समय न प्राकृतिकवादी अवधारणा थी। कैसी थी, मतलब कि हम प्राकृतिक जो बनाया गया उसी के अंदर हम ईश्वर को खोजने का प्रयास करते थे उस समय ना। इसके पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा था प्रकृतिवादी न हुआ। आए आज की डेट में बताओ प्राकृतिकवादी अवधारणा है कि व्यक्तिवादी है कि अव्यक्तिवादी अवधारणा है, बोल आए। अब बताओ कि तूने पूजा करता है तो किस आधार पर करता है, प्राकृतिकवादी पर कि व्यक्तिवादी पर कि अव्यक्तिवादी पर, प्राकृतिकवादी पर। तूने तो मूर्ति की पूजा कर किया था, मूर्ति अपने बना के हम बना के रखे हैं तो पूजा कर, मतलब मानव बनाया, हम नहीं बनाया, हाँ व्यक्तिवादी अवधारणा है आपकी हमारी। राम कृष्ण ये सब के पूजा है तो इसको व्यक्ति अपना लेखा मूर्ति बना के पूज रहे हैं, आदमी लेखा। हम कैसे जान गए उनको 2 आँख था, अगर 4 हुआ तो बोल, भगवान के 2 कैसे हुआ, अगर 4 हुआ तब हम कथी करे। दुगार बना देगा, कहाँ बनाएगा, ऊपर बना देगा, कपार ना बना देगा, कपार कैसे न होती है बताओ, चौरा कर देती है उसको। मत बनाओ दोस्त है दोस्त, अरे दोस्त मत बनाओ, मत इतिहास न पढ़ेगा तो नहीं निवास न लगा हुआ एक के ना। अव्यक्तिवादी में निर्गुण होता है, निर्गुण मतलब निराकार, भगवान जैसे मुस्लिम सब ना। निर्गुणवादी अवधारणा उसमें न मूर्ति है न कुछ है, सिर्फ ईश्वर को याद करना है, बात खत्म ना। अब कहता है कि नगर योजना, नगर योजना कौन सी योजना, नगर योजना। अब बताओ नगर जो योजना व्यवस्था है 2 भाग में बटी थी, एक भाग था पश्चिमी भाग, कैसा था पश्चिमी भाग, वो था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो था उसको कहा जाता था उच्च वर्ग के लिए, कैसा है उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इसी के उस समय जो शहर बसा हुआ था न, एगो ऊपर बसा हुआ था, एगो नीचे बसा हुआ था, ऊंच खाल पर बसा हुआ था, पहाड़ पर एगो नीचे। अब एगो पहाड़ पर नहीं, ऐसे नहीं कहो हम तो नहीं, हाँ मिलाते जा रहे हैं, पहाड़ पर नहीं, थोड़ा ऊंच थोड़ा नीच था। तो ऊंच पर रहता था जो अमीर आदमी सब, जरा रुपया पैसा है वो रहता था, और उसको दुर्गीकरण किया गया था, साइड से घेरा गया था बाउंड्री। और जो नीचे में रहता था वहाँ पर गरीब आदमी सब है, जनता रहती थी, समझो ऐसे ना। अच्छा समझ गया। पश्चिमी भाग में भी जो पश्चिमी भाग थे इसमें उच्च वर्ग था, मध्य वर्ग था और निम्न वर्ग था, पूर्वी भाग में था ना। ये बात समझ गए। तो नगर योजना ऐसी बनी थी कि अमीर लोग अलग रहेगा, गरीब लोग अलग रहेगा। बताओ ऐसा हो सकता है। उस समय जो ईंट बना हुआ था, ईंट के घर थे वो जान ले, ईंट का अनुपात था 4:2:1। चौड़ाई लंबाई ऊंचाई मोटाई दिया गया है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई, बुझाया। इस अनुपात में ईंट बनते थे, बुझाया। और उसकी जो सड़कें थी समकोण प्रकार की थी ना,
जैसे ऐसे रोड घुमाना तो साइड डायरेक्ट ऐसे काटेगा, फिर ऐसे घुमाना तो डायरेक्ट ऐसे काटेगा, तिरछा ऐसे तू गोल ना चाह ऐसे लेगा ऐसे ऐसे वाला बात। यहाँ तो अपना मने जेने मने तेने घुमा देता है। अब बहुत चौड़ा रहता था। हाँ चौड़ी सड़कें थी। यहाँ नू कहता है कि जिसकी दरवाजे के सड़कों की ओर खुलती, मतलब घर जो बना हुआ था ना उसकी दरवाजे कहाँ खुलता था। आए अरे बोलेगा, इसका घर जो था ना सिंधु घाटी घसपता में घर बना हुआ था घर, इसका दरवाजा कती है, दरवाजा कती है, जो दरवाजे है ना कहाँ खुलते थे, घर के पीछे, घर के पीछे पता कि दूरा ही सब पे नहीं था, जान ले घर के पीछे दूरा था, घर के पीछे दरवाजा था। हाँ, कथी से मत बना अपन 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 काम करा जाता है ना, फालतू दूसरा काम में काला टांगा ना हराने का। देख दोस्त बगल में मारो खाला एक नहीं है बराव ना ही ना लिखा ली ना याद करा ली तो मार खाए बोला तब पढ़ाते तो लोग जी का रात सरकारे का ना मालूम, खाली सुने का मजा आ रहा है, याद करके पड़ेगा लिखे का पड़ेगा वाला ही नो। देख गौर एक लिख ले ली तब नहीं चली थी, अगर बाद आप लिख के आदिवासिक सभ्यता से लिखी है। ये बात समझा कि नहीं समझा। घर के दरवाजा कहाँ खुलता था, लेकिन लोथल एक जगह ऐसा मिला है जहाँ घर के दरवाजा आगे खुला है दूरा पर। अच्छा पीछे काहे नहीं खुलता था, भले आगे काहे नहीं खुलता था ज्यादातर नहीं। आगे पीछे मिस्त्रिया को बढ़ावा ही रही था। कैसे थोड़े है आगे के पीछे पीछे के ना, लोग कैसा डर था कि जो सड़क आगे था कि लड़का जाएगा तो ठोकर लग जाएगा, ये रही दिमाग से पीछे खोल लेता। वो घड़िया के आदमी सब दिमाग वाला था। हाँ आज के लोग दिमाग वाला नहीं है, आज के लोग दिमाग वाला नहीं है। ए आयुष जब पापा को बुला के लिए देता सर जी अपनो घर बनाने लीजिए। तो हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। आज बैठबे तक आई जो पूजा हुआ सब आज बहुत पैसा चाहिए हमरा, बहुत काहेला पार्टी करना है। सर जी तो नहीं। अरे चल देश देखिए तो आप कहता है कि मृदभांड, मृदभांड कभी कहता है मृदभांड। मृदभांड की बात किया जाए तो मृदभांड दो थे, कैसा था, दो गो मृदभांड था, कैसा था, कौन कौन तो नहीं है बताओ। राधा साधारण मृदभांड था जो काला रंग का हुआ करता था, कैसा था, करिया था, कैसा था, करिया था। रंगीन मृदभांड जो पॉलिश किया हुआ था और काला और लाल रंग का था, मिक्स था ना। इस पर चित्र बने हुए करते थे, जैसे कि वृक्ष का, पेड़ पौधा का चित्र, वृत्त का चित्र, मनुष्य की आकृतियां जिससे बनी होती थी, डिजाइन बना होता था घर पर ना मृदभांड पर। दिक्कत परेशानी आज इसकी राजनीति, इसकी तकनीकी व्यवस्था, किसके पास टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी था रे बोल ना, टेक्नोलॉजी था, क्या था, धातु की कला थी, कदी थी धातु की कला कहने करते धातु बनावे के सीख गया था। धातु बनाना इस समय आ गया था लोगों को ना, धातु बना ले रहा था उस समय के लोग। फिर माप तौल की प्रणालियां उसके पास थी, नाप जोक देता था, 16 किलो के बाद जोकता था। 16 किलो के बाट मिला है, मतलब डायरेक्ट कितना किलो जोखेगा, 16 किलो 1 किलो जो किलो जाएगा 16 किलो। हाँ 16 के प्रणाली में चलता था, छोट भी हो सकता है ना। गणित का भी ज्ञान था, कैसा था, अरे गणित का ज्ञान था तब ना समकोण पर एकदम 90 डिग्री मिला के कौन सड़क के कटले है, चरकुट्टा घर बनौले है। आयत वर्ग का ज्यामिति का ज्ञान था तब ना। कौन बोल रहा है रे, अच्छा लाइव व्यक्ति का देंगे, जान ले इन्हें बोला के मारबो करेंगे, जीवन भर ला हो जातो, जान ले हमरा आईडी पर गया था एक बार डिलीट न हो तो सियान हो जान सियान तब पोता पोते तो ना कहता देख हम बाप पिटाई थी समझ ला जतो हमरा आईडी पर कहतो देख तो साजी मारी थो कैसे मारी थो मजा लो सरजी के नाम पता रहेगा। छोड़ दे, गलत हो गया, कहीं ससुराल में लोग देख लिया तब साली से देख जा जी पिटा रहे हैं बलुआ ये लाइक अभी पंगा ना ले जब मोबाइल चालू रहे था बुझाया बोल दिए लाइव बेती करेंगे हमारे के आदमी सब दिन हो जाएगा, लाइव हो गया तो जान ले। चार सुन गौर से
गणित का ज्ञान था, स्मारक बनाने आता था, मूर्तियां बनाने आता था, और तो हमने तो सुंदर सुंदर मूर्ति बना के रख ले था। मैं तो भांड बनाने आता था, तो हमने डिजाइन बनाया है ऊपर आदमी के बनाला के बाद फिर सील बना, सीले बना, मोहर बनाता था, मोहरे बनाने का काम करता था ना, मनके का निर्माण किया था। धातु कला इसके पास थी, कांसा बनाता था। कथी बनाता था? कांसा बनता है, सुन लिया आज कांसा कैसे बनता है। माटी पर देख रही, कांसा बनता है जब तांबा को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? तांबा प्लस टीन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तांबा 85% मिलाते हैं और 15% टीन बनाते हैं तो बन जाता है कांसा। कभी बनता है? कॉपर कांसा बनता है ना। तब बनाने की विधि कितना कितना परसेंट? 85 प्लस 15%। अच्छा, कांसा तांबा प्लस टीन और 85 प्लस 15 लिख लो। हाँ दिया लिखे बड़े, तो इसे कैसे लिख से बता दे रहे हैं। इसमें लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तब उस समय हथियार बनना शुरू होगा। मगध साम्राज्य के समय लोहा का खोज होगा तो रथ बनेगा, तीर धनुष बनेंगे, भाला बनेंगे, तलवार बनेंगे ना, तब युद्ध लड़ेगा। तब मगध साम्राज्य के 16 महाजनपद का उदय होगा। बात समझा या नहीं समझा? माप तोड़ की प्रणाली समझ गया? कैसे कैसे था? 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही बात था। समझ गया? गणित का ज्ञान था अंक गणित और ज्यामिति का ज्ञान था। स्मारक का निर्माण करने आता था ना। फिर कहता है कि मोहरे मिला है। हाँ मिला है। सील 500 से सील मिला, 500 केवल मोहनजोदड़ो से मिला। 2000 से ज्यादा सील मिला। मोहर कितना मिला? 2000 से ज्यादा मिला है। अब कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन। कथी कहता है? हेडिंग बनाई ना बनौले बड़ी तुम। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन। कौन कौन कहाँ कहाँ उत्खनन किया है देखिएगा। उत्खनन सबसे पहले हम लिखेंगे, जो बाकी लिख दिए हैं लेकिन लिखेंगे जो चंद्रहूदरो। कथी लिखेंगे? चंद्रहूदरो। चंद्रहूदरो की खोज किया गया था 1931 ईस्वी में किया गया मजूमदार के द्वारा। मजूमदार के नेतृत्व में, मतलब कि द्वारा किया गया था। दूसरा में रोपर। कथी? रोपर जो है आपका 1953 में किया गया है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। यज्ञदत्त बोल रहा है तो लिखे चली रही। यज्ञदत्त शर्मा का समझ देंगे फिर आधा पर शर्मा। फिर आपका कालीबंगा कहाँ? कालीबंगा का खोज हुआ 1953 में हुआ है ए घोष के द्वारा। फिर लोथल का खोज हुआ है आपका। लोथल का हुआ है 55 से लेकर 56 1955 से 63 के बीच हुआ है गुजरात एस आर राव के द्वारा। फिर धौलावीरा कहाँ? धौलावीरा 1991 में हुआ है गुजरात जो है RS बिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? RS बिस्ट के द्वारा किया गया है। लिख लिया बात को? तो नहीं लिखा तो किताब में हो एकदम बेसी है, ऐसे ज्यादा हो। 2 को पहले लिखवा है, आई 5 को, 7 को, इतना में तो बेसी है, 7 को से ज्यादा। कौन काजल मार दलाई हा?